हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिप स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट 1989 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग SC/ST एक्ट के अंतर्गत बेसिक इन्फॉर्मेशन सामान्य परिचय को एक झलक देखेंगे और उसके बाद SC/ST एक्ट से रिलेटेड सिलेक्टेड एवं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो जो लोग बिहार APO मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बिहार APO मेंस एग्जाम में पेपर नंबर 7 जो है माइनर एक्ट के अंतर्गत कुल 6 एक्ट से प्रश्नों को पूछा जाएगा, जैसे कि आयुध अधिनियम, पास्को एक्ट और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, और जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से प्रश्नों को पूछा जाएगा। और इसके अलावा SC/ST एक्ट अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो उन लोगों के लिए भी आज का टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग SC/ST एक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन सामान्य परिचय को समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। इसका जो सामान्य परिचय है कि अधिनियम में कुल 23 धाराएं दी गई हैं। SC/ST एक्ट में टोटल जो है 23 सेक्शंस हैं, जिनको 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। इससे कि पहला चैप्टर जो है प्रारंभिक को बताता है और दूसरा चैप्टर जो है अत्याचार के जो अपराध हैं उनके विषय में है, और तीसरा जो चैप्टर है वो निष्कासन के विषय में बताता है, और जो 4th चैप्टर है वो विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बताता है और उनकी नियुक्ति के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। और चैप्टर 4A जो है पीड़ित साक्षी के अधिकार को बताता है, और जो 5वां चैप्टर है आपका वो प्रकीर्ण मिसलेनियस से रिलेटेड है। अधिनियम का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में है, परंतु एक चीज आप लोगों को स्मरण में रखनी है कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर का जो वर्ड है उसको संशोधन करके 31 अक्टूबर 2019 को विलोपित कर दिया गया है। तो 31 अक्टूबर 2019 से SC/ST एक्ट संपूर्ण भारत में प्रभावी है, जम्मू कश्मीर राज्य के सहित। तीसरी जो विशेष इन्फॉर्मेशन है एक्ट की अधिनियम में तिथि जो है, एक्ट को कब इनेक्टमेंट किया गया था, तो इस एक्ट की इनेक्टमेंट डेट क्या है अधिनियम में तिथि, तो 11 सितंबर 1989 को ये एक्ट बनकर के तैयार हो गया था। राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई थी, परंतु एक दूसरी जो तिथि होती है कि किस तिथि से इसको लागू किया गया, तो इसको हम लोग इन्फोर्समेंट डेट प्रवर्तन तिथि कहते हैं। तो SC/ST एक्ट 30 जनवरी 1990 से प्रवर्तन में है। और एक ये इम्पोर्टेंट है कि इस अधिनियम को आखिर लाया क्यों गया, तो इस अधिनियम को दलित वर्ग के समुदायों पर होने वाले अत्याचार का निवारण करने के लिए लाया गया था। ये अधिनियम SC/ST एक्ट के खिलाफ जो कि विशिष्ट अपराधों को अत्याचार के रूप में चिन्हित करते हैं, जो अपराध इस अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित होते हैं उसके लिए दंड अधिनियम में निर्धारित किया गया है, और ऐसे अपराधों का विचारण विशेष न्यायालयों के द्वारा किया जाता है। तो इस एक्ट के अंतर्गत जो भी स्पेशल ऑफेंस होंगे तो वो स्पेशल कोर्ट के द्वारा ही किए जाएंगे। तो ये चीज़ अधिनियम में निर्धारित की गई है। इस एक्ट के जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उन पर आप लोगों को अधिक फोकस करना है। जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं खासकर उनको तो जितने भी संशोधन होते हैं उन पर फोकस करना ही चाहिए। तो SC/ST एक्ट में जो 2015 में संशोधन हुआ था और जो कि 26 जनवरी 2016 से प्रभावी है, बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है ये, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ों को जोड़ा गया है। और दूसरा जो है SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 जो 20 अगस्त से प्रभावी है, क्योंकि ये जो 2018 का संशोधन है ये काफ़ी चर्चा में रहा ना, तो इस पर आपको अधिक फोकस करना है। इससे रिलेटेड हम लोग केस लॉ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो एक झलक हम लोग बियर एक्ट पर डाल लेते हैं। SC/ST एक्ट की जो बियर एक्ट है तो इसमें आप देखेंगे कि जो टोटल 23 सेक्शंस दिए गए हैं और आपको यहाँ पर 5 चैप्टर्स भी दिए गए हैं। ये कंप्लीट बियर एक्ट है हिंदी मीडियम वालों के लिए,
तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से रीड कर लें कि किस सेक्शंस में क्या दिया गया है, हेडिंग बाय हेडिंग उसको देख लें। और इस एक्ट से जितने भी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हो सकते थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी लिखें। तो ये जो परिभाषाएं दी गई इन पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं या अधिनियम में किस धारा में परिभाषा दी गई है उसके आधार पर इसको आप आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वो परिभाषाएं दी जा रही हैं जो कि नए संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं और जो मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने की जिनकी संभावना अधिक हो सकती है तो उनको दिया गया है। इसके अलावा और भी परिभाषाएं हैं जिनको आप देख लें, क्योंकि बेयर एक्ट की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आश्रित है आर्थिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार, पीड़ित जिसको विक्टिम या आहत भी कहते हैं, और साक्षी, विटनेस, लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, इनके बारे में टिप्पणी लिखनी है। तो आश्रित जो है SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 2BB में आश्रित की परिभाषा दी गई है। इस धारा को SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2016 जो कि 26 जनवरी 2016 को लागू हुआ है उसके द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जो SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 का है जो कि 2016 में प्रभावी हुआ था। नई धारा 2BB के अनुसार आश्रित से आहत, पीड़ित जिसको विक्टिम भी कहते हैं, के पति या पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन अभिप्रेत हैं जो कि अपने समर्थन व भरण पोषण के लिए इसे आहत पर पूर्णता या बाध्यता आश्रित होते हैं, वो आश्रित कहलाते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनीशन है आर्थिक बहिष्कार क्या है, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 2BC में आर्थिक बहिष्कार शब्द को परिभाषित किया गया है। तो जो नई धारा है 2BC इसको 2015 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और जो 26 जनवरी 2016 से प्रभावी है। तो 2BC के अनुसार आर्थिक बहिष्कार से निम्नलिखित लोग अभिप्रेत हैं। पहला है कि अन्य व्यक्ति के साथ किराए के लिए कार्य करने या व्यापार करने से इनकार करना, प्रतिफल के लिए सेवाओं तक पहुंच या सेवा प्रदान करने के लिए संविदात्मक अवसरों सहित अवसरों से इनकार करना, या ऐसी शर्तों पर किसी भी कार्य करने से इनकार करना जिन पर वस्तुओं को सामान्यतः व्यापार के सामान्य अनुक्रम में किया जाता है। ऐसे वृत्तिक या कारोबार संबंधों से प्रभावित रहना जो कि किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाएं, तो वो आर्थिक बहिष्कार के अंतर्गत आएंगे। तीसरा जो है जिस पर टिप्पणी लिखनी है वो है सामाजिक बहिष्कार। तो सामाजिक बहिष्कार की परिभाषा जो है SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 2EB में दी गई है। इस नई धारा को अधिनियम में 2016 के जो संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको भी जोड़ा गया था। तो 2016 का संशोधन है, ये 2015 में संशोधन लाया गया था और 26 जनवरी 2016 से अधिनियम प्रभावी हो गया था। तो धारा 2EB के अनुसार सामाजिक बहिष्कार से आशय यह है कि कोई भी रूढ़िगत सेवा या अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए, ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रावृत रहने के लिए जो अन्य व्यक्तियों से उसको अलग करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अनुज्ञात करने के इनकार करना अभिप्रेत है, तो ये सामाजिक बहिष्कार कहा जाएगा। पीड़ित, आहत से आप क्या समझते हैं, विक्टिम किसको कहते हैं, तो SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 2EC में पीड़ित को परिभाषित किया गया है। इस नई धारा को अधिनियम में सन 2016 के संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है जो 26 जनवरी 2016 से प्रभावी है। इस नई धारा के अनुसार पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 2 की उपधारा 1 के खंड C के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है तथा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या धनीय हानि या उसकी संपत्ति को हानि बहन या अनुभव करता है और जिसके अंतर्गत उसके नातेदार, विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी आते हैं, तो वो आहत कहलाते हैं। नेक्स्ट है साक्षी, विटनेस। तो विटनेस को SC/ST एक्ट 1989 की धारा 2ED में परिभाषित किया गया है। इस नई धारा को अधिनियम में 2015 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है जो कि 26 जनवरी 2016 से प्रभावी है। तो
नई धारा 2 ED के अनुसार गवाह साक्षी से ऐसा व्यक्ति विपरीत है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से अंतर्लिप्त किसी भी अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारणा के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है या कोई भी जानकारी रखता है, ये आवश्यक ज्ञान रखता है जो ऐसे मामलों के अन्वेषण, जांच या विचारणा के दौरान जानकारी देने या कथन करने या कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित हैं या अपेक्षित हो सकेगा और जिससे ऐसे अपराध का पीड़ित सम्मिलित हो, तो वो साक्षी के अंतर्गत या गवाह के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्तमान में प्रभावी SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन किन किन उद्देश्यों से किया गया? तो 2015 के संशोधन के उद्देश्यों को बताना है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है सेकंड आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इसको पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है क्योंकि 2015 में संशोधन हुए थे, वो किन उद्देश्यों से किए गए हैं इसको बताना है और इसमें कई नए तथ्यों को जोड़ा गया है। तो ये जो है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके आंसर्स को देखते हैं कि SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 का उद्देश्य जो है, निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिनियम में संशोधन अधिनियम 2015 को करना पड़ा, जो इस प्रकार है। उद्देश्य क्या क्या हैं? तो नए अपराधों का सृजन करना, जो नए नए अपराध हो रहे थे उनके सृजन करके इसके अंतर्गत लाया गया। दूसरा है कि अनन्य विशेष अपराधों के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों को गठित करना ताकि त्वरित न्याय मिल सके, स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस के लिए अधिनियम में संशोधन करना पड़ा। तीसरा ये उद्देश्य था कि विशेष न्यायालयों एवं अनन्य विशेष न्यायालयों को अपराध को सीधे संज्ञान लेने की शक्ति दी गई ताकि वो विलंब ना हो सके किसी भी मामले में। विशेष न्यायालय को आदेश की अपील सीधे उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में होगी, ये प्रावधान किया गया, क्योंकि जो भी स्पेशल कोर्ट्स होंगे उनके जो ऑर्डर्स होंगे उनकी जो अपील है वो डायरेक्ट हाईकोर्ट में की जा सकेगी, ये प्रावधान किया गया था। और अपील 90 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएगी तथा अपील का जो निस्तारण है वो 3 माह में भी होगा, यानी 3 माह के अंदर होगा, ये प्रावधान किया गया है। न्यायालय के समक्ष कार्रवाई दिन प्रतिदिन होंगी और विचारण यथासंभव आरोप पत्र दाखिल करने से 2 महीने में समाप्त करना होगा। अपराध का अन्वेषण जो है 60 दिन से पूरा करना होगा। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन है ऑफेंस से रिलेटेड उसको 60 डेज में कंप्लीट करना होगा और जमानत मंजूर करने या न करने के आदेश की अपील जो है वो हाई कोर्ट में ही होगी। संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा निम्नलिखित नए अपराधों को भी जोड़ा गया है जो इस प्रकार हैं। तो चप्पल या जूते की माला पहनाकर SC/ST के किसी भी सदस्य या व्यक्ति को नंगा या अर्धनग्न घुमाना, ये जो है अपराध होगा, ये चीज़ इसमें जोड़ी गई। किसी भी सदस्य या किसी व्यक्ति जो कि SC/ST का है उसका सिर मुड़वाना या मुछ मुड़वाना, उसके कपड़े उतरवाना या उसके चेहरे को रंगना जो कि मानव गरिमा के लिए आपत्तिजनक है, वो अपराध के अंतर्गत आएंगे, इसको जोड़ा गया। वोट डालने में बाधा पहुंचाना, ये भी अपराध के अंतर्गत आएंगे, इसको जोड़ा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट था आप लोगों के लिए। इसके आंसर्स को हम लोगों ने बहुत ही संक्षेप और सिंपल तरीके से समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड है कि एक उच्च जाति की लड़की एक अनुसूचित जाति के लड़के से विवाह करती है। वे एक गांव में रहते हैं। जब बी शहर नौकरी करने पर जाता है, ए कृषि भूमि की देखभाल करती है। ए का एक बगल के भूमिधर डी से झगड़ा हो जाता है। वह उसके पति के जाति के संबंध में अपमानजनित शब्द से 7 गाली गलौज देती है। क्या डी को ए के परिवार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकता है? अपने उत्तर को जो भी उचित हो उसको सिद्ध करें। तो यहाँ पर उच्च जाति की लड़की ने SC के लड़के से शादी की है और SC का जो लड़का है वो गांव से शहर में नौकरी करने चला जाता है और उस बीच जो ए है वो बी की कृषि भूमि को देखती है और वहाँ पर कृषि भूमि को देखने के दौरान जो डी एक उच्च जाति का है उससे झड़प हो जाती है और वो उसके पति को जाति सूचक शब्द दे करके गाली देता है और अपमानित करता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये जो है उच्च जाति की महिला है, क्या वो SC/ST एक्ट के अंतर्गत डी पर मुकदमा कर सकती है? तो इस चीज़ को हमको बताना है। तो प्रस्तुत समस्या में एक उच्च जाति की महिला ने अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह किया है। जब उसका पति शहर में नौकरी पर जाता है तो महिला ये उच्च जाति उसके खेतों की देखभाल करती है। तो डी नामक व्यक्ति ने, जो कि उच्च जाति का है, उसके पति
के जाति को संबोधित करते हुए जाति के संबंध में अपमानजनक शब्द के साथ गाली दी है। उच्च जाति की महिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई नहीं कर सकती है, क्योंकि SC/ST एक्ट में ये कहा गया है कि कार्रवाई किसी अपराध के संदर्भ में तभी की जा सकती है जब वे पीड़ित SC/ST का हो या ST जनजाति के अंतर्गत आता हो, और जो SC/ST जनजाति का सदस्य नहीं है वो SC/ST एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई को नहीं कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो है उच्च जाति की महिला है तो वो SC/ST एक्ट के अंतर्गत D के खिलाफ जो है मुकदमा को दर्ज नहीं करवा सकती है, क्योंकि SC/ST एक्ट के अंतर्गत केवल वही लोग मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं जो उस SC/ST के सदस्य हैं। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2(1) EC में पीड़ित शब्द को परिभाषित किया गया है। तो EC में पीड़ित शब्द को परिभाषित किया है। पीड़ित शब्द की परिभाषा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो 2(1) EC के अनुसार पीड़ित, तो 2(1) EC के अनुसार जो पीड़ित हैं वो SC/ST जनजातियों के वही अर्थ हैं जो कि संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 एवं 25 में दिए गए हैं। तो अधिनियम की धारा 2 उपधारा 1 इसी में पीड़ित को परिभाषित किया गया है, और पीड़ित के अंतर्गत एक इसी के अनुसार ये कहा गया है कि SC/ST जनजातियों के अंतर्गत वही व्यक्ति होंगे जिनका अर्थ जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड जो हैं 24-25 में दिए गए हैं, तो वही अर्थ लगाया जाएगा यहाँ पीड़ित से। इससे संबंधित जो केस ला हैं बलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय 1996 सुप्रीम कोर्ट का मामला है, एवं मीरा कनबरिया का मामला है। मीरा कनबरिया वर्सेस सुनीता AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस प्रकरण के संबंध में ये कहा गया था कि आरंभ के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए अभिनिर्धारित किया गया कि विवाह कर लेने मात्र से व्यक्ति की जन्मता जो जाति है उसकी स्थिति नहीं बदल जाती है, और वे किसी भी जाति जिसमें पले बड़े हैं वे उनकी वैधानिक परिस्थिति होगी। उपयुक्त विधिक प्रावधानों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप ये कहा जा सकता है कि उच्च जाति की पत्नी को बोले गए जाति सूचक एवं अपमानजनक शब्दों के लिए SC/ST एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई D के विरुद्ध नहीं कर सकती है। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। बेसिकली यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं और उनके आंसर्स जो कराए जा रहे हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, और जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जिनकी संभावना पूछने की सबसे ज़्यादा है और जिनको अधिक बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, और किस रीजन से रहते हैं ये लोग आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 15A में आहत एवं गवाह के क्या क्या अधिकार हैं। तो इसमें जो पीड़ित है विक्टिम उसके और विटनेस के राइट को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग विक्टिम और विटनेस के राइट को देखते हैं कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत उनको क्या क्या राइट मिले हैं। तो SC/ST एक्ट संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत आहत एवं गवाह के अधिकारों के संबंध में एक नया अध्याय 4A जोड़ा गया है, जिसमें धारा 15A को अंतः स्थापित किया गया है। पहले ये चैप्टर्स नहीं था और ना ही धारा 15A थी, इसको 2015 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 2015 का जो संशोधन है वो 26 जनवरी 2016 से प्रभावी है। तो जो ये राइट जो हैं विक्टिम के और विटनेस के ये 26 जनवरी 2016 से उन्मुक्त हुए हैं। तो उनके राइट्स को देखते हैं। तो आहत एवं गवाहों के जो अधिकार हैं SC/ST एक्ट की धारा 15A के अनुसार आहत एवं गवाहों के निम्नलिखित अधिकार हैं। उपधारा 1 के अनुसार किसी भी प्रकार अभित्रास या दबाव या प्रलोभन या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध आहत उनके आश्रितों और गवाहों के संरक्षण के लिए व्यवस्थाएं करना ये राज्य का कर्तव्य होगा एवं उसकी जिम्मेदारी होगी। दूसरी उपधारा के अनुसार ये है कि सम्मान और प्रतिष्ठा का अधिकार दिया गया है। तो आहत जो पीड़ित इनको विक्टिम कहते हैं को निष्पक्षता सम्मान और प्रतिष्ठा से और किसी भी विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यवहार किया जाएगा जो कि आहत की आयु या लिंग या शैक्षणिक पिछड़ेपन या गरीबी के कारण उत्पन्न होती है। उपधारा 3 के अनुसार जो राइट्स है न्यायालय की कार्रवाई के बारे में सूचना का अधिकार होगा। किसी भी आहत या उसके आश्रित के पास किसी जमानत कार्रवाई सहित न्यायालय कार्रवाई का युक्त समुचित और समय पर सूचना मिलने का अधिकार होगा और विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्रवाइयों के बारे में आहत पीड़ित को सूचित करना होगा।
उपधारा 4 जो है पक्षकारों को समन करने या उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा के लिए आवेदन करने का अधिकार प्रदान करती है। तो किसी पीड़ित या उसके आश्रित के पास किन्हीं भी दस्तावेजों या सामग्री गवाहों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को तलब करवाने या मौजूद व्यक्तियों की परीक्षा करवाने के लिए विशेष न्यायालय या अनन्य विशिष्ट न्यायालय अथवा स्थित के पास आवेदन करने का भी अधिकार होगा। उपधारा 5 है सुने जाने का अधिकार। कोई भी पीड़ित या उसका आश्रित अभियुक्त की जमानत, उन्मोचन, निर्मुक्ति, पैरोल, दोषसिद्धि या दंडादेश या उससे जुड़ी किन्हीं भी कार्रवाइयों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्रवाई में सुने जाने और दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या दंडादेश देने पर लिखित बहस प्रस्तुत करने का हकदार होगा। उपधारा 6 के अंतर्गत आहत, उसके आश्रित, सूचनाकर्ता, गवाह के निम्न अधिकार होंगे। तो सूचनाकर्ता को प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर की निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये उपधारा 9 में दिया गया है। अनुसंधान, अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, जांच व विचारण के दौरान यात्रा व भरण पोषण व्यय प्राप्त करने का अधिकार होगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान सामाजिक आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। पुनर्व्यवस्थापन का अधिकार होगा। उपधारा 12 सहायता प्राप्त करने का अधिकार। गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से सहायता लेने का अत्याचार के शिकार आहतों या उनके आश्रितों का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। कोई भी लोक सेवक जो SC/ST जनजाति का सदस्य नहीं है के द्वारा कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड का क्या उपबंध है, इसको स्पष्ट करना है। तो कोई भी लोक सेवक जो SC/ST जनजाति का सदस्य नहीं है उसके द्वारा जो कर्तव्य के दौरान उपेक्षा बरती जाती है, नेग्लिजेंस करता है, तो उसके लिए क्या दंड के बारे में प्रावधान दिए गए हैं उसको बताना है। इसके आंसर्स को देखते हैं कि लोक सेवक के द्वारा कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 4 के अनुसार। तो धारा 4 की उपधारा 1 के अनुसार जो कोई भी लोक सेवक होते हुए SC/ST जनजाति का सदस्य नहीं है इस अधिनियम के अधीन और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा विहित किए जाने हैं तो अपेक्षित अपने कर्तव्यों की स्वेच्छा अपेक्षा करता है, वॉलेंटरी उसकी नेग्लिजेंस करता है, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो कि 6 महीने से कम की नहीं होगी लेकिन जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी से दंडनीय होगा। उपधारा 2 ये कहती है कि उपधारा 1 में वर्णित लोक सेवक के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे। पहला है कि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना। बी है इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रजिस्टर करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर करना। सी है इस प्रकार अभिलिखित की गई सूचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत प्रदान करना, पीड़ितों या साक्षियों के बयान को अभिलिखित करना, अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालयों में 60 दिन की अवधि के अंदर आरोप पत्र चार्जशीट को फाइल करना तथा यदि कोई विलंब हो तो लिखित में उसको स्पष्ट करें। यह है कि किसी भी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सही रूप से तैयार करें, उनको विरचित करें तथा उनका अनुवाद करें। जी है कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट भी किसी भी अन्य कर्तव्य का पालन करना, परंतु लोक सेवक के विरुद्ध इस संबंध में आरोप प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर अभिलिखित किए जाएंगे। उपधारा 3 चूंकि लोक सेवक के द्वारा उपधारा 2 में निर्दिष्ट कर्तव्य की अवहेलना के संबंध में संज्ञान है, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा और लोक सेवक के विरुद्ध दंडिक कार्रवाइयों के लिए निर्देश दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संपाहरण और अपराधों के बारे में उपधारणा। सबसे पहले हम लोग कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति के संपाहरण को समझते हैं कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 7 का ये शीर्षक है, कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संपाहरण। तो धारा 7 के अनुसार कुछ व्यक्तियों की संपत्ति का संपाहरण उपधारा 1 7 के उपधारा 1 जहां कोई भी व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि किया गया है तो वहां विशेष न्यायालय कोई भी दंड देने के अतिरिक्त लिखित रूप में आदेश के द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई भी संपत्ति स्थावर या जंगम या दोनों जिनका कि उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है तो सरकार को संप्रत हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। उपधारा 2 7 की उपधारा 2 ये कहती है कि जहां कोई भी व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी भी अपराध का अभियुक्त है वहां उसका विचारण करने, ट्रायल करने के लिए विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट ऐसे आदेश करने के लिए स्वतंत्र होंगे कि उसकी सभी या कोई भी संपत्ति स्थावर या जंगम या फिर दोनों ऐसे विचारण की अवधि के दौरान कुर्क की जाएगी और जहां ऐसे विचारण का परिणाम दोषसिद्धि है वहां इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति उस सीमा तक संपाहरण के दायित्वाधीन होगी जहां तक वे इस अध्याय के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने की वसूली के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। सेकंड पार्ट है कि अपराधों के बारे में उपधारणा।
प्रिजम्पशन ऑफ ऑफेंस। तो SC/ST एक्ट 1989 की जो धारा 8 है उसका शीर्षक है कि अपराधों के बारे में उपधारणा। तो अपराधों के बारे में उपधारणा धारा 8 के अनुसार इस अध्याय के अधीन किसी भी अपराध के लिए अभियोजन में यदि वे साबित हो जाता है कि पहला है कि ये अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने के अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा युक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में कोई भी वित्तीय सहायता की है, तो विशेष न्यायालय जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए ये उपधारणा करेंगे कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है। बी है कि व्यक्तियों के किसी भी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है और यदि ये साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी भी अन्य विषय के बारे में किसी भी विद्यमान विवाद का फल है, तो ये उपधारणा की जाएगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था। सी है कि अभियुक्त पीड़ित या उसके कुटुंब मतलब परिवार का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था। न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि जब तक कि अन्यथा साबित ना हो जाए तो अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजाति पहचान का ज्ञान था। ये चीज नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 7। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालयों के बारे में क्या प्रावधान है, उनको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर विशेष न्यायालय और अनन्य अदर विशेष न्यायालयों के बारे में, स्पेशल कोर्ट्स के बारे में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको डिस्कस करना है। तो विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय जो हैं SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 जो कि 26 जनवरी 2016 से प्रभावी है। धारा 14 को इसमें धारा 14 जो है उसको प्रतिस्थापित किया गया था। धारा 14 पहले से है, इसमें कुछ चीज़ों को घटा बढ़ा करके प्रतिस्थापित कर दिया गया है। प्रतिस्थापित जो धारा है उस 14 के अनुसार विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय के प्रावधान दिए गए हैं। तो प्रतिस्थापित धारा 14 के अनुसार विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय के जो प्रावधान हैं वो निम्नलिखित हैं। उपधारा 1 14 की उपधारा 1 त्वरित यानी कि शीघ्र विचारणा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी, परंतु ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन कम से कम मामले अभिलिखित किए गए हैं वहां राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना गजेट्स के द्वारा ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारणा करने के लिए विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी, परंतु और यह कि इस प्रकार स्थापित या विनिर्दिष्ट न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति भी होगी। 14 की उपधारा 2 है राज्य सरकार का ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन मामले यथासंभव 2 माह की अवधि के अंदर निपटाए जाएं। उपधारा 3 है 14 की उपधारा 3 ये कहती है कि विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालयों में प्रत्येक विचारणा में कार्रवाइयां जो हैं दिन प्रतिदिन के लिए जारी रहेंगी जब तक कि उपस्थिति सभी साक्षियों की अभिलिखित होने वाले कारणों से उसको आगामी दिन से परे स्थगन करना आवश्यक नहीं पाता हो, परंतु जब विचारण इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध से संबंधित है तब विचारण यथासंभव आरोप पत्र को दाखिल यानी फाइल करने की तारीख से 2 महीने की अवधि के अंदर पूरा किया जाएगा। ये जो है विशेष न्यायालय और अन्य विशेष न्यायालयों के संबंध में प्रोविजंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत एक मामले में यदि विशेष न्यायालय अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है तब परिवादी अभियोजन को अभियुक्त के संबंध में क्या उपचार उपलब्ध है, इसके बारे में बताना है। दूसरा है क्या ऐसे उपचार को प्राप्त करने के लिए कोई भी समय सीमा है, सांविधिक प्रावधानों की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें। SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपील के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत जो तीनों क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग एक ही आंसर्स के अंतर्गत कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन हैं दिए गए हैं उसके आंसर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं कि SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2016 का अधिनियम संख्या 1 के द्वारा धारा 14A को अंतः स्थापित किया गया है जो 26 जनवरी 2016 से प्रभावी है। धारा 14A में अपील के संबंध में समय सीमा को उल्लिखित किया गया है। तो प्रश्नानुसार SC/ST एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को जमानत दी गई है तब परिवादी या अभियोजन को धारा 14A के अंतर्गत निम्न उपचार उपलब्ध होंगे। धारा 14A
अपीलें। उपधारा 1 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी भी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश जो कि किसी बातकालीन आदेश नहीं है, ऐसे एक अपील तथ्यों पर और विधि पर दोनों पर उच्च न्यायालय में की जाएगी। उपधारा 2 ये कहती है कि जमानत मंजूर करने या ना मंजूर करने के आदेश की अपील जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 378 की उपधारा 3 में किसी भी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालयों के जमानत मंजूर करने या ना मंजूर करने के किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में ही होगी। उपधारा 3 ये कहती है कि अपील की सीमा को बताती है कि तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में किसी भी बात के होते हुए इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे निर्णय, दंडादेश या आदेश जो 90 दिन के अंदर की जाएगी, परंतु उच्च न्यायालय 90 दिन की जो उक्त अवधि है की समाप्ति के बाद ऐसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसको ये समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास 90 दिन के अंतर्गत अपील करने के लिए पर्याप्त कारण थे, जो कारण को दर्शित कर देता है। जो न्यायालय समझता है कि पर्याप्त कारणों से 90 दिन के अंदर अपील नहीं की जा सकी है, तो वो अपील को एडमिट कर सकेगा, परंतु ये और कि कोई भी अपील 180 दिन की अवधि के बाद ग्रहण स्वीकार नहीं की जाएगी। उपधारा 4 अपील का निस्तारण के बारे में बताती है। तो उपधारा 4 की उपधारा 1 में बताया गया है कि में की गई प्रत्येक अपील का जो निपटारा है यथासंभव अपील ग्रहण करने की तारीख से 3 महीने की अवधि के अंतर्गत होगा। जो अपील दाखिल की जाएगी वो जिस दिन अपील ग्रहण कर ली जाएगी, एडमिट हो जाएगी, उस तारीख को काउंट करते हुए 3 महीने की अवधि के अंतर्गत अपील का निपटारा करना सुनिश्चित किया जाएगा। उपधारा 4 उपधारा 1 की कह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 क्या है? उस पृष्ठभूमि को स्पष्ट करें जिसके तहत संसद द्वारा संशोधन किया गया था। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस 2001 SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 2018 है। ये बहुत ही चर्चा में रहा था। इससे पहले जो एक केस ला आया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पर जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 क्या है, उसकी पृष्ठभूमि को स्पष्ट करना है, जिसके तहत ये संशोधन किया गया था, क्यों किया गया था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार SC/ST एक्ट के अंदर एक नई धारा 18 ये जोड़ी गई है, जिसके प्रावधान 20 अगस्त 2018 से प्रभावी हैं। यानी कि जो धारा 18 ये जोड़ी गई है 2018 के संशोधन के द्वारा, वो 20 अगस्त 2018 से प्रभावी हैं। ये जो डेट्स हैं इनको आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इनका जो है महत्व बहुत ज़्यादा होता है। धारा 18A की उपधारा 1 के अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कि किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी भी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी, पहली बात ये। दूसरी ये कि किसी भी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी यदि आवश्यक हो तो वहाँ अन्वेषण अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता भी नहीं होगी। उपधारा 2 ये कहती है कि किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निर्देश के होते हुए भी संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी भी मामले को लागू नहीं होंगे। तीसरा, उपरोक्त संशोधन जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2018 सुप्रीम कोर्ट में पारित आदेश के द्वारा किया गया था। तो उपरोक्त बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि इस न्यायालय के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निर्णीत व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पर तथा इस अधिनियम की सुसंगत धाराओं पर दिए गए न्यायिक विनिश्चयों पर विचार करते हुए अपीलार्थी के विरुद्ध प्रारंभ किए गए कार्रवाइयों को निरस्त किया जाता है और निम्न निर्देशों को जारी किया जाता है। तो जो गाइडलाइंस दी गई थी वो ये थी कि इस मामले में संस्थित कार्रवाइयाँ न्यायालय की प्रक्रिया को स्पष्टता दुरुपयोग है और उनको निरस्त किया जाता है। दूसरी गाइडलाइंस ये थी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के विरुद्ध कोई भी निरपेक्ष वर्जन प्रतिबंध नहीं है। यदि प्रथम दृष्टया कोई भी मामला नहीं बनता है या जहां न्यायिक समीक्षा के बाद प्रथम दृष्टया परिवाद प्रमा फेसाई या जो केस है वो दुर्भावनापूर्वक मेलाफाइड होना पाया जाता है, तो यदि मेलाफाइड इंटेंशन से केस किया गया है तो वहाँ पर तो उपरोक्त केस जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्देश जारी किए थे। तो उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि FIR जो है दर्ज करने से पहले मामले की प्रारंभिक जाँच किया जाए और अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का अनुमोदन आवश्यक है। न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वे अग्रिम जमानत दे या नहीं। तो प्रारंभिक जांच उप पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जाएगा कि मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है।
तो लोक सेवक की गिरफ्तारी के लिए उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी की लिखित अनुमति से ही गिरफ्तार किया जा सकता है। न्यायालय के उक्त आदेश के खिलाफ SC/ST के सदस्यों के द्वारा देशव्यापी उग्र आंदोलन भी किया गया, जिसका परिणाम ये रहा कि केंद्र सरकार ने न्यायालय के आदेश को निष्प्रभावी बनाने के लिए उक्त संशोधन को किया। तो उक्त संशोधन किया गया था वो न्यायालय के आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए किया गया था, जो इसमें धारा 18A को जोड़ा गया है। तो 2018 SC/ST एक्ट संशोधन अधिनियम 2018 में धारा 18A को न्यायालय के आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए किया गया था। तो 2018 के अंतर्गत जो केस ला है डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है SC/ST एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि ये केस बहुत ही चर्चित रहा था। इस केस में जो न्यायालय के द्वारा गाइडलाइंस दी गई थी वो SC/ST एक्ट के काफ़ी अधिकारों को समाप्त करती थी, तो जिसका विरोध SC/ST के सदस्यों के द्वारा किया गया था, वो भी देशव्यापी तौर पर किया गया था, जिसके कारण जो केंद्र सरकार ने मजबूर होकर 2018 में SC/ST एक्ट में संशोधन करके धारा 18A को जोड़ करके न्यायालय के आदेश को निष्प्रभावी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कब किसी अभियुक्त को मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है, तो कब दिया जा सकता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके आंसर्स को देखते हैं कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की जो धारा 3 है उसकी उपधारा 2I के अंतर्गत अभियुक्त को मृत्युदंड दिए जाने के प्रावधान दिए गए हैं। तो धारा 3 की उपधारा 2I के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है मिथ्या साक्ष्य देगा या मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, जिससे कि उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी ऐसे सदस्य को किसी अपराध के लिए जो कि तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा मृत्युदंड से दंडनीय है दोषसिद्धि कराना है। वे जानता है कि इससे उसका दोषसिद्धि होना संभाव्य है, वे आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या साक्ष्य के गढ़े जाने से किसी को दोषसिद्धि किया जाता है और यदि उसे मिथ्या साक्ष्य गढ़े हुए साक्ष्य के आधार पर उसे फांसी दे दी जाती है, तो ये व्यक्ति जो है ऐसे मिथ्या साक्ष्य जो देता है या गढ़ता है उसको मृत्युदंड से दंडनीय किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। एक और अनुसूचित जाति का व्यक्ति, एक जो गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर गाली देता है, क्या आपके उत्तर में कोई अंतर आएगा? जब ये व्यक्ति गाली की जगह चमार शब्द का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करता है, उक्त अपराध के लिए क्या दंड विहित किए गए हैं? एक गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति यानी कि दूसरी कैटेगरी का व्यक्ति है और अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सामाजिक स्थान पर गाली देता है, तो उसकी क्या लायबिलिटी बनती है, वो किस अपराध के दंडित होगा, ये बताना है। तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ गाली गलौज करने वाला व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा जो कि 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन आपराधिक अभित्रास और 506 आपराधिक अभित्रास के लिए दंड के लिए दायी हो सकता है, लेकिन SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत नहीं। परंतु सार्वजनिक जब वर्ड आ जाएगा तो सार्वजनिक यानी लोक स्थान पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को चमार कहना अधिनियम के अधीन अपराध है। ऐसे में अभियुक्त भारतीय दंड संहिता एवं SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों एक के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। धारा 3S के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कि SC/ST जनजाति का सदस्य नहीं है सार्वजनिक स्थान पर लोक दृष्टि के भीतर आने वाले स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को गाली गलौज करेगा तो यह ऐसे कारावास जिसकी जो अवधि है 6 महीने से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। एक नगर पालिका की नाली गटर गंदगी से अवरुद्ध हो जाती है, एक व्यक्ति वहां एक झाड़ू व एक कूड़ा गाड़ी के साथ खड़ा है, वहां अन्य लोग भी हैं। उनमें से एक ने नाली के सतह पर से ऊपर बहने को देख करके बोला कि तुम भंगी हो, तुम नाली क्यों नहीं साफ करते हो। स्वीपर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत एक FIR दर्ज कराने के लिए जाता है। क्या उस व्यक्ति ने उपरोक्त अधिनियम के तहत कोई भी अपराध किया है? आपको ये बताना है कि कौन सा अपराध किया है। तो प्रस्तुत समस्या SC/ST एक्ट की जो धारा 3(1)R है उस पर आधारित है। धारा 3
उपधारा 1 और आर के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति जो कि SC ST जनजाति का सदस्य नहीं है किसी भी लोक स्थान पर, यानी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक स्थान पर यानी कि पब्लिक प्लेस पर किसी भी SC ST जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के आशय से जानबूझकर अपमानित व अभित्रस्त करता है तो वह कम से कम 6 माह की अवधि के कारावास से दंडित होगा, जो कि 5 वर्ष तक की हो सकेगी से दंडित किया जाएगा। अतः जो उपधारा 3 की उपधारा 1 आर से स्पष्ट है कि अपराधी SC ST जनजाति का सदस्य नहीं हो, किसी SC ST जनजाति के सदस्य को अभित्रस्त किया हो, किसी भी SC ST के सदस्य को अपमानित किया हो और ऐसे अभित्रस्त या अपमान सार्वजनिक स्थान पर हो तो ऐसे अपमान साक्ष्य हों। तो धारा 3 उपधारा 1 आर से जो स्पष्ट किया गया है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो ये हैं कि ये जो 5 चीज़ें दी गई हैं ये चीज़ें होंगी तो वो इसके अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत अपराधी होगा और मिनिमम जो है 6 महीने के कारावास से और अधिकतम जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सके उससे दंडित किया जाएगा। प्रस्तुत समस्या में यदि स्वीपर SC ST जनजाति का सदस्य है तो ये व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करवा सकता है, क्योंकि उसने स्वीपर को सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर भंगी कहकर उसको अपमानित किया है। अतः उसने SC ST एक्ट की जो धारा 3 उपधारा 1 आर के तहत अपराध किया है, तो वो ऐसे अपराध के लिए कम से कम 6 महीने और जो कि मैक्सिमम 5 वर्ष तक हो सकता है से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना है कि जो लोग बिहार APO मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पहला ये कि पेपर नंबर जो 7 है बिहार APO मेंस एग्जाम में, जो पेपर नंबर 7 माइनर एक्ट का है, उसके अंतर्गत मेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले जो 6 एक्ट हैं जिसको हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, उन एक्ट्स की BR एक्ट PDF फाइल में और 6 एक्ट के जो जिस तरीके से हम क्वेश्चन आंसर्स करा रहे हैं सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट, उनके जो प्रश्न विद उत्तर के यानी क्वेश्चंस विद आंसर्स के PDF में प्लस BR एक्ट की PDF और जो प्रीवियस ईयर्स के सभी प्रश्न पत्र हैं बिहार APO मेंस के उनकी PDF और माइनर एक्ट से रिलेटेड सभी वीडियोज जो कि स्पेशल वीडियो बनाए गए हैं, उन सभी वीडियो को पाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर ये है कि वो लोग चैनल सिप स्टडी ऑफ लॉ को विजिट करें और ऑफर के तौर पर उनको सिर्फ 159 रुपीज़ में सभी नोट्स दिए जाएंगे माइनर एक्ट के और प्लस बिहार APO मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी और स्पेशल जो वीडियोज होंगे वो और प्लस बिहार एक्ट की PDF जितने भी 6 एक्ट हैं उनकी PDF सिर्फ 159 रुपीज़ में जो प्लान उनको दिया गया है सिल्वर स्पेशल प्लान, इस पर क्लिक करके ज्वाइन करना है और जितने भी बेनिफिट्स उसमें बताए गए हैं उनको ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग कंप्लीट बिहार APO मेंस से रिलेटेड कंप्लीट नोट्स यानी IPC CRPC एविडेंस और जो GS है इंग्लिश हिंदी प्लस माइनर एक्ट के सभी के नोट्स चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ऑफर के तौर पर गोल्डन स्टैंडर्ड प्लान जो बताया गया है 799 रुपीज़ का है, वो लोग इसको ज्वाइन करके बेनिफिट्स और नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग सिर्फ वीडियोज को ही फॉलो करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो और नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो उनको यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात बिहार APO मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम कंप्लीट मटेरियल की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसको वो क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर जो कंप्लीट नोट्स जो हैं जितने भी वीडियो हैं बिहार APO मेंस से रिलेटेड वो सभी यहाँ साइट में शो हो जाएंगे, जिनको आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं इसी तरीके के वीडियोज पाने के लिए चैनल पर जा करके जो कि रेड बटन है सब्सक्राइब पर, इसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन आएगा उस पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि A और B पड़ोसी हैं। A B को उनके घरों के बीच नाली बनाते हुए देखने पर उसके भयंकर परिणाम की धमकी देता है। यदि वह नाली बनाना बंद नहीं करता है तो B अपने घर में भाग जाता है।
ये बी के घर में घुसकर और चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम चमार को सबक सिखाऊंगा। क्या ये प्रस्तुत प्रकरण में SC/ST एक्ट के तहत आरोपित हो सकता है? यदि ऐसा है तो कैसे और क्यों, स्पष्ट करें इस चीज़ को। तो जो समस्या हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में देख चुके हैं कि जो सेक्शन 3R पर रिलेटेड था, उसके हमने जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे उनको भी देखा। तो उसके आधार पर हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि प्रस्तुत समस्या जो है SC/ST एक्ट की धारा 1 उपधारा 1 के R पर आधारित है। इस धारा के अनुसार उपरोक्त प्रश्न संख्या जो 12 के उत्तर में उपधारा 3 उपधारा 1 में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत समस्या में जो बी के घर में घुसकर ये चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम चमार को सबक सिखाऊंगा। चूंकि बी का घर एक सार्वजनिक स्थान के अंतर्गत नहीं आता है और धारा 3 की उपधारा 1R के तथ्यों से स्पष्ट है कि अभित्रस्त या अपमानित सार्वजनिक स्थान पर किया गया हो, इसलिए ए के द्वारा जो किया गया करते हैं वो SC/ST एक्ट की धारा 3 उपधारा 1R के अंतर्गत नहीं आता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यदि अपमानित किया जा रहा है तो सबसे पहले जो तथ्य हमने आपको बताया था कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि उस व्यक्ति को सार्वजनिक यानी कि पब्लिक प्लेस पर अपमानित किया गया हो। यहाँ पर वो उसके घर के अंदर उसको जा करके अपमानित कर रहा है, तो धारा 3(1) के अंतर्गत अपराध घटित नहीं करेगा। तो धारा 3 सब क्लास 1R के अंतर्गत जो तथ्य दिए गए हैं कि SC/ST जनजाति का सदस्य ना हो, किसी SC/ST जनजाति के सदस्य की अभित्रस्त करा हो, और जो तीसरा था कि किसी भी SC/ST के सदस्य को अपमानित करा हो, अभित्रस्त या अपमान सार्वजनिक स्थान पर हो, ये बहुत जरूरी तथ्य है। ऐसा अपमान सास्य हो, तो वहाँ पर उसका जो आशय था, इंटेंशन था, क्वेश्चन नंबर 13 में जो बी का ए का इंटेंशन है वो उसका पहले से कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि वो बी को नाली बनाते हुए देखता है, इस पर वो भयंकर परिणाम की धमकी देता है। उसका कोई उसको धमकी देने का कोई इंटेंशन नहीं था। तो यहाँ पर इंटेंशन भी सिद्ध नहीं होता है और पब्लिक प्लेस भी सिद्ध नहीं होता, तो इसके आधार पर जो है बी वो ए के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है कि मंदिर का एक पुजारी एक व्यक्ति को जब तक कि वह 50 रुपये चढ़ावे में नहीं चढ़ाता है आरती देने से इनकार करता है। वह व्यक्ति चिल्लाया, तुम एक डोम की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? पुजारी आपसे वकील के तौर पर सलाह करना चाहता है। क्या वे SC/ST के एक्ट के उपबंधों के तहत एक अपराध के लिए पुलिस थाने में FIR दर्ज करवा सकता है? उसको क्या आप सलाह देंगे? तो प्रस्तुत समस्या SC/ST एक्ट की जो धारा 3 है उसकी धारा 1R पर ही आधारित है। धारा 3 उपधारा R के अनुसार जो उपयुक्त प्रश्न संख्या 12 में जो हमने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताए हैं कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर अपमानित किया गया हो, उसका आशय हो और SC/ST एक्ट से भिन्न व्यक्ति हो और जिसको अपमानित किया गया हो वो SC/ST एक्ट का हो, तो ये सब जो फैक्ट हैं उसमें 5 धारा 3 के उसके आधार पर जो प्रस्तुत समस्या में पुजारी जो है को अपमानित करने का आशय नहीं था। उस जिस व्यक्ति ने पुजारी को डोम कहा उसका आशय पुजारी को अपमानित करने का भी नहीं था। पुजारी को डोम कह देने मात्र से पुजारी SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज नहीं कर सकता है, फिर चाहे भले ही SC/ST जनजाति का ही क्यों ना हो, उसके विरुद्ध उक्त अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध घटित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018 सुप्रीम कोर्ट के मामला चर्चा में क्यों रहा है? जैसा कि हम लोगों ने 2018 के संशोधन को देखा था, तो उसके आधार पर उन्होंने देखा संशोधन क्यों किया गया। तो ये जो सुभाष काशीनाथ महाजन का केस था बहुत ही फेमस केस रहा, इस पे काफ़ी दिन चर्चा चली। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि महाराष्ट्र राज्य इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्देशों को जारी किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि FIR दर्ज करने से पहले मामले की प्रारंभिक जांच किया जाए एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का अनुमोदन आवश्यक है। न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वे अग्रिम जमानत दे या नहीं दे। पुलिस जो है प्रारंभिक जांच उप निरीक्षक के द्वारा की जाएगी। मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लोक सेवक की गिरफ्तारी के लिए उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी की लिखित अनुमति से ही गिरफ्तार किया जा सकेगा। न्यायालय के उक्त आदेश में उल्लिखित बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के आदेश के खिलाफ SC/ST जनजाति के सदस्यों के द्वारा देशव्यापी उग्र आंदोलन किया गया था, जिसके फलस्वरूप केंद्र सरकार ने न्यायालय के आदेश को निष्प्रभावी करने हेतु संशोधन से SC/ST एक्ट में धारा 18A को जोड़ा था। चैप्टर 14A में दी गई है। अतः डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य के 2018 का मामले का है
चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव SC/ST एक्ट में हुआ था, जिसका विरोध SC/ST जनजाति के सदस्यों ने देशव्यापी आंदोलन करके किया था, जिसके फलस्वरूप केंद्र सरकार ने संशोधन के माध्यम से न्यायालय के आदेश को निष्प्रभावी किया। इन्हीं कारणों से ये मामला काफ़ी लंबे समय तक चर्चा में बना रहा। तो फ्रेंड्स, जो लोग बिहार APO मेंस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, जैसा कि हमने बताया और जो वहाँ पर चेक करें, प्लेलिस्ट उनको मिल जाएगी बिहार APO मेंस मुख्य परीक्षा कंप्लीट नोट्स की प्लेलिस्ट, उसको फॉलो करके जितने भी वीडियोस दिए गए हैं उनको 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।